बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से और अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो एसएलओ बेस पेपर पैटर्न के हवाले से है। तो एसएलओ बेस पेपर पैटर्न को लेके आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो एसएलओ बेस के हवाले से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि क्या है, कैसे पेपर होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे और किस तरह से हम अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे और 90+ मार्क्स कैसे लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से समझने के लिए एसएलओ बेस पेपर पैटर्न को वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है, और किसी भी पॉइंट को मिस ना कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी कि एसएलओ बेस क्या है। एसएलओ मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ठीक है, एसएलओ जो है वो क्या है, तो वो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कि स्टूडेंट्स ने जितनी भी लर्निंग की है, ठीक है, उसका आउटकम। अगर हम सिंपल इसको देखें तो ये जो पेपर पैटर्न है, तो ये एक पेपर का एक पैटर्न है जो कि चेंज हुआ है और इस साल इंशाल्लाह अभी जो 9th क्लास के एग्ज़ाम्स होंगे वो एसएलओ बेस पेपर पे होंगे और नेक्स्ट जब ये बच्चे आगे जाएंगे तो सारे जितने भी बोर्ड्स हैं और जितने भी बोर्ड्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एसएलओ बेस पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो आपने जितनी भी स्टडी करनी है वो इस तरह से करनी है कि जब आप एसएलओ बेस पेपर के लिए बैठोगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसके लिए आपने एक तो मेन चीज़ जो है ना, कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। कंसेप्चुअल स्टडी मीन्स के आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी आप पढ़ते हो, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो उसको आपने समझना है। ठीक है, रट्टे वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है रट्टे वाला सिस्टम। अब सारा कुछ कंसेप्ट में है। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो तभी आप बहुत ज़बरदस्त पेपर दे सकते हो, वरना अदरवाइज़ आपको पेपर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो आपने इस तरह से तैयारी करनी है कि आप जितना भी पढ़ते हो, तो आप जितना रिवीजन करते हो, जितना आप स्टडी करते हो, उसको बिल्कुल ऐसे पढ़ें कि आपका कंसेप्ट उस पे बिल्कुल क्लियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पैराग्राफ को आपने ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है कि आपसे कोई भी बंदा उस पैराग्राफ में किसी भी वर्ड के बारे में पूछे तो आपको वो आना चाहिए, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्या है, ये कैसे है। तो बिल्कुल एक एक वर्ड को आपने समझना है। ठीक है, अगर आप एक पैराग्राफ को लगा लो और वो याद कर लो तो इस तरह से आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो है बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को पढ़ना है और सीखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए ये है कि आपने जितने भी आपका कोर्स है तो उस सारे कोर्स को आपने बहुत अच्छे से समझना है और हर एक पॉइंट को आपने समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एक पैराग्राफ के मिड से, ठीक है, एक वर्ड लिया गया हो, इसको डिफ़ाइन कर दें या इसके बारे में एग्ज़ाम्पल्स बताएं या आपको इसके बारे में क्या पता है, तो आपको वो आना चाहिए। अगर आपने उसको समझा होगा तो तभी वो आपको आएगा। अगर आपने उसको बस ऐसे ही रीड किया होगा तो फिर तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरह से पहले बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते थे, जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, उसी में से मेजॉरिटी पे क्वेश्चंस आते थे और बाकी चैप्टर से भी आते थे, लेकिन बड़े बड़े जो पैराग्राफ होते हैं उसी से क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो तमाम कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा तो तभी आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसके
इसके लिए यही है कि आपने बिल्कुल किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना, हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को समझना है, हर एक थ्योरी को, ठीक है, हर एक डेफिनीशन को, सारा कुछ समझना है। और इसकी तैयारी के हवाले से है कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपना कोई रजिस्टर वगैरह बना लें, ठीक है, और जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं एक लाइन पढ़ें, उसमें से देखें कौन सा वाला जो वर्ड है उसके बारे में यहाँ क्लियरली नहीं है, उसके बारे में मज़ीद सर्च करें। जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको समझें कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या मांग रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो अपने लिए भी आप खुद छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर बना सकते हो। इसी तरह आप बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आप पेपर में 90+ मार्क्स कैसे ले सकते हैं, वो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स लेने के लिए आप अपने लिए एक रजिस्टर बना लें, उसमें से एक एक लाइन में से अपने लिए खुद क्वेश्चंस बनाएं, उसके लिए फिर आंसर लिखें, उसके आगे पॉइंट आप अपने लिए क्लियर कर दें कि आप मुतमईन हैं, आपने सारा कुछ इस पैराग्राफ में समझ लिया है। तो इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। पूरे बुक में आपने एक वर्ड को मिस नहीं करना और हर एक एक वर्ड को आपने समझना है। अगर आपने रट्टे लगाए या आपने इस तरह किया कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या ये पैराग्राफ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको मैं पढ़ूँ बाकी को मैं छोड़ दूँ, तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपने कहीं से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है और पूरे चैप्टर के बल्कि पूरे बुक के किसी भी वर्ड को मिस नहीं करना। और जो चैप्टर्स में आप देखते होंगे जो टिट-बिट के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आपने उनको भी पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आप 90+ मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया है तैयारी कैसी करनी है और अच्छे से मार्क्स कैसे लेने हैं, ठीक है, एसएलओ बेस्ड है क्या। अब हम चलते हैं एक मॉडल में आपके साथ शेयर करती हूँ, एक मॉडल पेपर में आपके साथ शेयर करती हूँ, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर है, एसएलओ बेस्ड मॉडल पेपर है, ठीक है। आप इसको देखें किस तरह से ये पेपर जो है वो आता है। तो वो इसके आपको 20 मिनट्स दिए हुए हैं। सेक्शन ए भी इसमें होता है, सेक्शन बी भी होता है, सेक्शन सी भी होता है। 3 पार्ट्स होते हैं पेपर के और वही जो सेक्शन ए है बाकी जिस तरह से एमसीक्यूज़ आते थे पेपर में उसी तरह से हैं, लेकिन बिल्कुल जो आपको लगे कि ये ना आएगा तो ऐसे कोई बात नहीं होगी। आपने हर एक चीज़ को समझना है और ये भी कंसेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे जो चैप्टर्स के एंड में होते हैं, उसको तो छोड़ दें, वो तो कुछ ही होते हैं, पूरे चैप्टर को आपने पढ़ना है अच्छे से। अब यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट वन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस इज़। तो ये तो बहुत ही इजी है, फर्स्ट चैप्टर में ही है कि इसमें पैलियोंटोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाइपोथेसिस द बेस्ट, ठीक है। अब इसमें कौन सा जो है वो ऑप्शन आएगा कि जो हाइपोथेसिस है उसको वो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है, उसका जो लाइन है, जो उसका मतलब है वो अच्छे से हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब कर सकता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज़ मेड विद 5 सेंसेस, इट हेल्प्स बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट्स, it is a proposed statement to answer the problem, it allow other people to verify the results, it allow other peoples to verify the results। अब थर्ड वन है organisms anatomical features and evolutionary history are considered during its तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो एनाटमी है, एनाटॉमिकल फीचर्स उनकी जो एनाटमी है, ठीक है, प्लांट्स की भी हो सकते हैं, एनिमल्स की भी हो सकते हैं, और जो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है वो कंसिडर ड्यूरिंग इट्स क्लासिफिकेशन। हम देखते हैं उसकी हिस्ट्री को कि नहीं ग्रोथ के दौरान, रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट, ठीक है। नंबर 4 है इन एनिमल सेल्स होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज आर। अब एनिमल सेल्स में जो होलो हैं, ठीक है, और जो सिलेंडर ऑर्गेनेली है वो कौन सी है, तो वो प्लास्टिड्स हैं या गोल्जी बॉडीज़ हैं, साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल है। नेक्स्ट 5 नंबर है द डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज
आप कह रहे हैं जो डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट को आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों? सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू इट। बी, cell membrane spend energy when molecules diffuse through it. Cell wall does not spend energy when molecule diffuse through it. Cell wall spend energy when molecule diffuse through it. ठीक है, तो क्यों? तो इसमें जो राइट वाला स्टेटमेंट है वो आपने करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल। जो सेल का साइकिल होता है ना, उसमें जो जीवन फेज होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा इवेंट होता है? तो ए, RNA राइबोसोम्स एंड सेवरल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, या नंबर बी, सेल prepare proteins, cell duplicates its chromosomes, microtubules appear from the area of centrioles at each end. Number 7 है कि in adult organism the number of cells are kept relatively constant through कि adult organism में जो number of cells है, ठीक है, वो relatively constant होते हैं through, तो apoptosis and necrosis या necrosis and डिविजन, एपोप्टोसिस एंड डिविजन या नेक्रोसिस ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर इन लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है ये। तो इन लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक, तो नेम्स ऑफ सबस्ट्रेट या रोल ऑफ सबस्ट्रेट या जियोमेट्रिक शेप्स या साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 9, respiration is an oxidation reduction processes during which food molecules are broken down into, तो ए नंबर है ऑक्सीजन एंड वाटर, बी हाइड्रोजन एंड वाटर, सी नाइट्रोजन एंड वाटर, डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नंबर 10 है एट dawn एंड सनसेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी, ठीक है, सनसेट के दौरान जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो क्या होगी? हाई होगी, लो होगी, मॉडरेट होगी या ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट वन है कैल्शियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। अब ये तो मिनरल जो है ये अबंडेंटली प्रेजेंट है इन ह्यूमन बॉडी, बट ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी, या ब्लड क्लॉटिंग में, या कंट्रोल्स ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन ह्यूमन बॉडी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन है द ट्रांसपायरेशन पुल अकर्स व्हेन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स लॉस वाटर वेपर्स एंड मोर वाटर एंटर इन देम फ्रॉम, तो इसमें क्या आएगा? फ्लोएम वेजल ऑफ लीफ या फ्लोएम वेजल ऑफ रूट, जाइलम वेजल्स ऑफ लीफ, फ्लोएम वेजल्स ऑफ स्टेम। तो ये आपके लिए एक मॉडल पेपर है, इसको देख के अटेम्प्ट करें तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, हम कितना तैयार हैं एसएलओस बेस पैटर्न पेपर को देने के लिए, ठीक है। और इस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। अगर हम देखें सेक्शन बी की तरफ तो इसमें भी हमने जो है वो 8 क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर्स होंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो है कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगेंस्ट ईच एग्जाम्पल्स। अब आपको इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आपने जो है वो इनके आगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इनके लिखने हैं। तो इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लें और इसी तरह से आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा जब ये आप ये पार्ट कर लोगे तो फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी में भी आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं, वही ए बी पार्ट होगा जिस तरह से पहले भी था, लेकिन क्वेश्चंस को आप ज़रा गौर से देखें कि किस तरह से आपको दिए हैं। अगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को रीड करूँ, नंबर 1, तो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स रूल्स यूज्ड इन बायोलॉजी रिसर्च वर्क, ठीक है। अब बायोलॉजी में नहीं कह रहे हैं बल्कि रिसर्च वर्क भी इसके साथ इन्होंने दे दिया है। और नंबर 2 है डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन। यस, कंजर्वेशन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी, वो लिखनी है। और राइट एंड 3 एग्जांपल्स ऑफ स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब पाकिस्तान में आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनके 3 एग्जांपल्स और उनके जो स्टेप्स हैं उसके 3 एग्जांपल्स लिखने हैं। तो बिल्कुल टू द पॉइंट आपने लिखना है, टू द पॉइंट आपने तैयारी करनी है। और ये नहीं है कि इधर उधर का आप लिखोगे, बल्कि टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। और जो आंसर शीट्स होंगे उसका पैटर्न भी चेंज होगा।
गया है, ई पैटर्न आ गया है जिस पे स्पेसिफिक आपको लाइंस दिए हुए होंगे आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए, उसी में आपने आंसर को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एसएलओ बेस पैटर्न की समझ आई होगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा ये एसएलओ बेस पेपर पैटर्न जो है ये जस्ट 9 क्लास वालों के लिए नहीं है। अभी तमाम बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स जो होते हैं तकरीबन वो कंसेप्चुअल बेस पे होते हैं, और जो न्यू वाले आ रहे हैं जैसे 9 क्लास, फिर जो दोबारा वो 10 में होंगे, 11, 12 इस तरह से, तो वो आगे आगे जाएंगे और यही बिल्कुल सेम इस तरह का पेपर होगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये पैटर्न है, वो भी अब स्कूल्स में भी टीचर्स जो हैं वो एसएलओ बेस्ड पेपर बनाते हैं। तो हर जगह यही है कि आपने चीज़ों को समझना है। आप अपनी तैयारी के लिए प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। खुद क्वेश्चंस बनाया करें, खुद उसके आंसर लिखा करें। अब ये जो मैंने आपके साथ मॉडल पेपर शेयर किया है ये एसएलओ बेस्ड पैटर्न पेपर है, तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के क्वेश्चंस लिखें, इसी के आगे आंसर लिखें, कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे अच्छे से इसका आंसर बनेगा।